हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 4 जिसमें हम आज करेंगे सेंट्रल बैंक। दिस इज स्टेफी अरोड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही थी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टॉपिक है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक एक वो बैंक होता है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये एक अपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, डायरेक्शंस देती है पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो भी कंट्री में रन हो रहा होता है। तो जो ये सेंट्रल बैंक है ये क्या क्या करता है? फर्स्ट इसका फंक्शन है दैट इज ये नोट इशू करता है। करेंसी अथॉरिटी इसी के पास है। जो भी कंट्री में करेंसी की रेगुलेशन होगी, पब्लिकेशन होगी, उसकी मैनेजमेंट होगी, कितने नोट छपने चाहिए कितने नहीं, ये सबको कौन अथॉरिटी रख रहा है? सेंट्रल बैंक हमारी इंडिया का। सोल अथॉरिटी अगर एक बैंकिंग सिस्टम के पास ही है, दैट मीन्स अगर सेंट्रल बैंक ही पूरा इसको रेगुलेट करता है तो उसके कुछ हमें एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। नोट्स में यूनिफॉर्मिटी रहती है, जो भी पब्लिकेशंस होती है नोट्स कॉइन्स की वो एक जैसे ही होते हैं और एक ही तरह का नेचर देखने को मिलता है। सेकेंड, इससे क्या एडवांटेज मिलता है? इससे सुपरविजन एंड कंट्रोल, मतलब एक रेगुलेट करना, संभालना, चेक करना, सुपरवाइज करना बेसिकली इजी हो जाता है और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है। और इसी के थ्रू हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। इकोनॉमी में कितना पैसा आना चाहिए कितना नहीं, दैट मीन्स इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो इजीली, अगर एक के हाथ में पावर दी हुई है तो इजीली हो पाता है। इससे पब्लिक का फेथ बढ़ता है, पब्लिक विश्वास करती है जनरली, उसको भी पता है एक पे ट्रस्ट करना है, इसके पास ही सोल अथॉरिटी है तो सारा कुछ ये संभाल लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। सो करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखने में, रेगुलेट करने में, मॉनिटर करने में ये हेल्प करेगा अगर सोल अथॉरिटी किसी एक के पास ही है तो। नेक्स्ट आ जाएगा और सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है बैंकर्स बैंक। सो बैंकर्स बैंक में क्या है? सॉरी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सो बैंकर टू द गवर्नमेंट मींस ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको 3 मार्क्स में इंडिविजुअली आ जाएगा कि हाउ आरबीआई एक्ट एज एन बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए आरबीआई कैसे बैंक बन के काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारी ट्रांजेक्शन्स करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट भी कर देता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है पेमेंट्स अगर करनी है तो वो भी कर लेता है, और अगर अकाउंट्स मैनेज करने हैं वो भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करता है। सो ये कुछ बेसिक से कारण है जिसके कारण जो है आरबीआई बैंकर बनता है गवर्नमेंट का। तो 3 मार्क्स का आएगा, 3 पॉइंट आपको ऐसे ही लिख देने हैं जैसे इन्होंने फर्स्ट लिखा है, अकाउंट्स मैनेज कर रहा है, रिसिप्ट पेमेंट का रिकॉर्ड रख रहा है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही लोन ले भी लेता है और दे भी देता है, इसलिए ये गवर्नमेंट का बैंकर बन के रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा सेंट्रल बैंक का फंक्शन, दैट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सो सारे बैंकों का ये बैंक है, राजा है आरबीआई, मतलब फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, इसको पूरा रेगुलेट करता है, एंड सुपरवाइजर है। दैट मीन्स सभी बैंक्स को चेक कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई ही करता है। तो उसके लिए वो क्या क्या करता है? फर्स्ट इज कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। सो जो आरबीआई है उसके पास वो जो है फर्दर इंस्ट्रक्शंस देता है कमर्शियल बैंक को कि आप कितना रिजर्व रखो, कितना परसेंट। कल मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन करवाया था, उसमें मैंने बताया था ना, हमने एग्जांपल ली थी कि 20% हम रिजर्व रखते हैं, तो इसी में वही है। ठीक है, जो वो परसेंटेज रखनी है, कितनी परसेंट रखनी है, वो आरबीआई ही बताता है टू द कमर्शियल बैंक्स। सो आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है, कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो कितना सीआरआर मेंटेन करके रखेंगे। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो, कि कितने रिजर्व्स वो रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। नेक्स्ट आ जाएगा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में क्या आता है? इट मीन्स लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर मैं बहुत ही इसको एक सिंपल एक लाइन में बोलूं क्या होता है, इसका मतलब आखिरी सहारा, मतलब समझने के लिए आप फिलहाल मैं बोल सकती हूँ, अगर जब भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को किसी भी तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की नीड है, तो उसके लिए आखिरी सहारा कौन है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन काम करता है? आरबीआई। राइट, वो आरबीआई से उस केस में फंड्स अरेंज कर लेते हैं।
सो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट तीसरा आ जाएगा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सो क्लियरिंग हाउस फंक्शन के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी, बहुत इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जांपल ए ने बी को 10,000 रुपीज देने हैं और बी ने सी को 10,000 रुपीज देने हैं। तो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू आरबीआई एक ऐसा सिस्टम कनेक्ट कर देता है कि ए पहले बी को पैसे दे फिर बी सी को दे। ये करने की बजाय क्लियर कैसे कर देगा कि डायरेक्ट ए ही सी को पेमेंट कर दे, राइट। तो इस तरह की अगर कोई भी क्लियरिंग्स होनी होती है तो आरबीआई उसमें भी हेल्प कर देगा क्लियरिंग हाउस करने में। सो ये था, इस तरह से ये बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर रोल प्ले करता है। ये भी 3 मार्क्स में आएगा, तो आपको ये 3 एज इट इज पॉइंट्स लिख देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। सो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने में आरबीआई हेल्प करता है और क्रेडिट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मींस अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई आ गई या डिफ्लेशन हो गई, राइट, तो मतलब एक डिप्रेशन पीरियड चल रहा है टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो, तो उस चीजों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रोल प्ले करता है। आरबीआई मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है बाय यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। कैसे, वो नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसमें करेंगे। तो इस तरीके से मनी सप्लाई को भी आरबीआई कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट आ जाएगा कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो आरबीआई जो है वो कस्टडी भी रखती है फॉरेन एक्सचेंज की। मतलब आरबीआई के पास हर तरह की करेंसी के रिजर्व पड़े होते हैं, चाहे वो गोल्ड है, किसी भी यूएस डॉलर है, किसी भी करेंसी, सॉरी कंट्री की करेंसी का रिजर्व आरबीआई के पास जनरली होता ही है, इसलिए वो कस्टेडियन कहलाया जाता है। तो ये थे हमारे आरबीआई के सिंपल से फंक्शंस, 5 फंक्शंस है। आप में से मैंने अभी आपको, इनमें से मैंने अभी आपको बोला कि आपको जो बैंकर बैंक है और बैंकर टू द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल ही ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा या 4 मार्क्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी टॉपिक करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट्स का, दैट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ये किस चीज के हैं? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सो आरबीआई ने जब भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है इकोनॉमी में, तो उस टाइम पे वो 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, एक होते हैं क्वालिटेटिव, एक होते हैं क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं और क्वांटिटेटिव, जितने भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसमें आ जाते हैं रेट, जो भी बैंक्स रेट यूज करता है, रेट आ जाते हैं, रिजर्व रेशियोज आ जाती हैं, ये सब इसमें कवर होता है। और एक अगर मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक समझ लो, या पहले आप क्रैमिंग समझ लो जो मैं करवा रही हूँ, सो दैट अगर आपको पेपर में भूल भी जाए तो आप इजीली लिख सको इसको। तो क्या करना होता है इसमें, हमें जितने भी रेट हैं, जितने भी रिजर्व रेशोज हैं, ठीक है, इन सबको इंक्रीज किया जाता है अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है इकोनॉमी में। एक्सेस डिमांड में टर्म इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको फर्दर एक और टॉपिक आएगा उसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो मैं इसलिए दोनों ही यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, ज्यादातर जितनी भी रेशो या रेट होंगे उन सबको इंक्रीज किया जाएगा। और इसका कॉन्ट्राडिक्शन, अगर हमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इन सबको इंक्रीज किया जाता है। ये क्रैमिंग है, अभी समझ भी लेते हैं कैसे होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट अभी आप देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका बैंक रेट। सो बैंक रेट क्या होता है? इट इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है या पैसे देता है उसको बैंक रेट बोला जाता है। सिंपल पॉइंट है ये तो, ठीक है। अभी देखो, अगर आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी में पैसा ना जाए, इकोनॉमी में पैसा ना जाए, आरबीआई कब चाहेगी? जब इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई चाहती है इकोनॉमी में पैसा ना जाए। अगर वो इकोनॉमी में पैसा नहीं भेजना चाहती तो आरबीआई क्या करेगी? जितने भी रेट हैं, या यहाँ पे जो बैंक रेट है, जिस रेट पे वो कमर्शियल बैंक को पैसे दे रहा है, वो रेट इंक्रीज कर देंगे। अगर वो रेट इंक्रीज करेंगे, कमर्शियल बैंक अब कम पैसा लेंगे आरबीआई से। कमर्शियल बैंक अगर कम पैसा लेंगे आरबीआई से तो आगे इकोनॉमी में भी पैसा कम जाएगा, है ना। इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा, लोगों के हाथों में पैसा कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोगों की एक्सपेंस करने की क्षमता अब कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा कम होगा। कम होने के कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। और इसके ही कॉन्ट्राडिक्शन, अगर डिफ्लेशन है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, आरबीआई चाहती है इकोनॉमी में पैसा आए, तो उस टाइम पे आरबीआई इन सब रेट को कम कर देती है। जैसे बैंक रेट को वो कम कर देगी, कम करेगी, कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा लेंगे आरबीआई से, आरबीआई से ज्यादा पैसा लेंगे, आगे इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाएगा।
इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसे ये सर्कल काम करता है। तो मैंने एक आपको डिटेल में बता दिया, सब ऐसे ही काम करेंगे, रेशियो रेट वगैरह, बस उनके मीनिंग ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे। एक रीजन बिहाइंड यही होता है, ठीक है। सो ये था हमारा बैंक रेट। सेकंड आ जाएगा हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन ना एक समझ लो अलग सा पॉइंट है, तो इसलिए ये ज्यादा पूछते हैं। डायरेक्ट मतलब ना सिर्फ ओपन मार्केट ही पूछ लेते हैं, मतलब मैंने ज्यादातर देखा है कि पूछ लिया जाएगा कि ओपन मार्केट बताओ कैसे काम करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या एक्सेस डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने में। तो इस पे बात करते हैं। तो पहले तो ओपन मार्केट का मीनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। कौन सी? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। कौन करेगा? आरबीआई। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। किसको करेगा? पब्लिक को और जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। सो इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई और ऑन बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स। इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। सिंपल मीनिंग है, समझ आ जाएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है सेल कब करेगी सिक्योरिटीज? जब एक्सेस डिमांड है। अभी देखो, अभी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज अगर सेल की, जनरल पब्लिक को सेल कर दी, अगर इन्फ्लेशन है, आरबीआई चाहती है कि लोगों के हाथों में से पैसा आ जाए, तो आरबीआई क्या करेगी? वो सिक्योरिटीज को करेगी सेल, मतलब हम लोगों को सेल की जाएंगी। अगर हम लोगों को सेल किए जाएंगे, ऑब्वियसली हम खर्चा करेंगे, आरबीआई इनडायरेक्टली हमारे हाथों में से पैसा छीन लेगी सेल करके, ठीक है। और अगर वो चाहती है डिफ्लेशन कंट्रोल हो, तो उस टाइम पे सिक्योरिटीज की जाती हैं परचेज, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और डिफ्लेशन या डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो जाए। तो ऐसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो काम करते हैं इंस्ट्रूमेंट आरबीआई की तरफ से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगी एलआरआर। सो नाउ व्हाट इज एलआरआर? दैट इज लीगल रिजर्व रेशियोज, जो भी आरबीआई ने बनाई हुई हैं कि मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए कुछ लीगल रिजर्व रेशियोज बनाई जाती हैं। इसमें दो ही रेशियो अभी फिलहाल के लिए कवर हो रही हैं, जिसमें है सीआरआर एंड एसएलआर। तो सीआरआर कौन सी होती है? सीआरआर वो रेशियो है जो कमर्शियल बैंक मेंटेन करते हैं कैश की फॉर्म में, ठीक है। सो कैश की फॉर्म में जब भी कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंटेज साइड रख देंगे फॉर अनसर्टेनिटी या फ्यूचर में किसी को भी देने के लिए, जो भी विड्रॉ करवाने आए हैं उनको देने के लिए, तो जब कैश की फॉर्म में पैसा निकाला जाएगा उसको सीआरआर बोलते हैं। और नेक्स्ट है एसएलआर, जिसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब जब रेशो मेंटेन की जाती है लिक्विड एसेट्स की, या उसमें गोल्ड आ जाता है, इसमें सारा वैसे मेंशन किया होगा, ठीक है। जितने भी लिक्विड एसेट्स हैं जिसमें आ जाता है गोल्ड, अनक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज, मतलब हाईली कैश फॉर्म में सिक्योरिटीज जो होती हैं, सो इन सब चीजों की फॉर्म में ये सारी लिक्विड एसेट्स ही होती हैं। तो इन सब चीजों की फॉर्म में जब रिजर्व मेंटेन किए जाएंगे कमर्शियल बैंक्स की तरफ से, तो उसको एसएलआर बोला जाता है। तो ये भी एक रेशो है जो मेंटेन करनी पड़ती है मैंडेटरी कमर्शियल बैंक्स को। तो रीजन वही रहेगा, ये दोनों रेशोज इंक्रीज की जाएंगी इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड में, डिक्रीज की जाएंगी डिफ्लेशन या डेफिसिट डिमांड में। एक्सप्लेनेशन वही रहेगी, मीनिंग जस्ट आपको बस चेंज कर देना है। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना आपके, इसमें ज्यादातर सिलेबस में भी ना फोकस ज्यादा किया जा रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट पे ही, बट फिर भी हम एक एक करके सारा ही डिस्कस कर लेते हैं, एक गो थ्रू नॉलेज मिल जाती है और तो कुछ नहीं है। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में ना ये रेशो रेट नहीं आएंगे, इसमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। जैसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, तो बैंक में आप सभी को पता है कुछ ना कुछ हमें गिरवी रखना पड़ता है सिक्योरिटी कोलेटरल की फॉर्म में, है ना। अगर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए तो मुझे 10 लाख से ऊपर की वैल्यू बैंक में रखनी पड़ती है सिक्योरिटी की फॉर्म में, वो चाहे 11 का हो, 12 का हो, 20, 15 का होगा, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट, जो आपने लोन लिया है, एंड द कोलेटरल सिक्योरिटी अमाउंट, जो भी आपने गिरवी रखा है उसकी वैल्यू को बोला जाता है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। लोन लिया 10 लाख का, गिरवी रख दिया 20 लाख का कुछ, या 15 लाख का, 15 लाख ले लेते हैं तो कंफ्यूज ना हो जाओ,
10 लाख का लोन चाहिए, 15 लाख का कुछ गिरवी रखा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगी 5 लाख, ये बैंक सेट करता है, आरबीआई बोलती है इतना आप सेट करो, ठीक है। अब देखो अगर आरबीआई चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, ज्यादा से ज्यादा लोन ले, आरबीआई कब जाएगी, जब डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम पे आरबीआई क्या बोलती है, वो बोलती है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दो। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे, इकोनॉमी में वैसा आ जाएगा। अब दूसरी तरफ आ जाओ, आरबीआई चाहती है लोग लोन ना ले, इकोनॉमी में वैसा ना आए, उस टाइम पे इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे मार्जिन रिक्वायरमेंट काम करती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको बढ़ाया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम पे कम कर दिया जाता है। आगे आ जाते हैं मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन मीन्स इसमें जैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है ना। तो मॉरल सुएजन का मतलब क्या है कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी कमर्शियल बैंक्स की कि जो भी आरबीआई बोलेगा उनको वो मानना पड़ेगा। अगर आरबीआई चाह रही है डिफ्लेशन लेके आनी है या इन्फ्लेशन लेके आनी है या पैसा इकोनॉमी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए आरबीआई जो भी इंस्ट्रक्शन इशू करेगी वो सारी कमर्शियल बैंक को माननी पड़ती है, ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आरबीआई के पास ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो काम करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। आगे आ जाएंगे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या किया जाता है, आरबीआई जो है बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दे देती है कि आप इन इन सेक्टर में ही लोन दो। जैसे अगर आरबीआई को लगेगा कि इस सेक्शन में अभी लोन की जरूरत है या इस सेक्शन पे अभी पैसा लेके आना है ज्यादा, तो आरबीआई क्या करती है, कोटा फिक्स कर देगी कि इधर मत दो जिधर ऑलरेडी पैसे हैं, उस साइड दे दो जिसको अभी जरूरत है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर को दे दो जिसको अभी नीड है या जो मतलब अपनी इकोनॉमी को थोड़ा रिफ्रेश करना चाहता है। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करती है, सिलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल करेगी, सेक्टर वाइज करेगी कि अभी फिलहाल के लिए इस सेक्टर में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लो, इस सेक्टर पे डिफ्लेशन कंट्रोल कर दो, या इस यहाँ पे पैसा होना चाहिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो आरबीआई अपने अकॉर्डिंग देख लेती है, जहां पे भी उसको लगता है कि पैसा लेके आना है या कहाँ से पैसा छीनना है लोगों के हाथ में से, कौन से सेक्टर में से, तो सेलेक्टिवली मतलब एरिया वाइज सेक्टर वाइज भी आरबीआई जो है वो क्रेडिट कंट्रोल या मनी कंट्रोल कर लेती है, मनी की सप्लाई को, ठीक है। तो ये हमारे थे इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम यूज करते हैं सो एज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, हम सॉरी आरबीआई यूज करती है, ठीक है। तो अभी हमने किया सेंट्रल बैंक, उसके फंक्शंस और इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद एक बेसिक से 3 न्यूमेरिकल है, फटाफट देख लेते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। कल मैंने वैसे इसका कंसेप्ट करवाया था आपको, अगर किसी को भी थोड़ा समझना है और इसके बारे में नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हो, मनी वाली। मनी में मैंने ये टॉपिक पूरा समझाया था कि कैसे एलआरआर के थ्रू हम डिपॉजिट्स एंड ऑल निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो 1/LRR या जो भी रेशो दी होगी, ठीक है। और इनिशियल डिपॉजिट है हमारे 500। हमें दो चीजें निकालनी है, कौन कौन सी, टोटल डिपॉजिट और मनी मल्टीप्लायर, दो निकालने हैं। पहले मनी मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं, 1/LRR। LRR गिवन है 10%, सो 1/10% मैंने किया तो मेरा आंसर आ गया 10 टाइम्स, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर आ गया सिंपल 10 टाइम्स। और टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, जो मेरी इनिशियल डिपॉजिट है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है मनी मल्टीप्लायर के साथ, ठीक है। ये मैंने कल पूरा इसका लॉजिक भी बताया था, जिसमें हमने जानना होता है कि अगर मैंने 1000 रुपए सबसे पहले जमा करवाए थे बैंक में, पूरी इकोनॉमी में 1000 रुपए का कितना गुना सर्कुलेट होगा, कितना टाइम्स सर्कुलेट होगा, वो हमने अमाउंट में बताना है। वो कैसे निकलेगा, इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लायर के साथ किया मल्टीप्लाई, तो 500 था हमारा इनिशियल डिपॉजिट, 10 के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे पता चल गया कि 5000 रुपीज जो है टोटल डिपॉजिट सर्कुलेट होंगे इकोनॉमी में, अगर 500 रुपया इनिशियल डिपॉजिट है तो। आई होप क्लियर है। थोड़ा प्लीज अगर किसी ने भी मतलब जो भी देख रहे हैं, लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो पहले आप लास्ट वीडियो देखना, फिर ही ये न्यूमेरिकल्स करना, बहुत इजीली हो जाएंगे। नहीं तो इस टाइम तो आपको कंफ्यूज ही लग रहा होगा कि चल क्या रहा है। तो चलो सेकंड देख लेते हैं फटाफट। सो सेकंड है, इफ टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, कितने हैं, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए कमर्शियल बैंक की तरफ से टोटल, टोटल आपको पहले ही गिवन है अब, ठीक है। सो टोटल डिपॉजिट गिवन है और 25% आपकी है एलआरआर। तो आपको इनिशियल डिपॉजिट निकालना, थोड़ा उल्टा क्वेश्चन गिवन है, पहले मनी मल्टीप्लायर निकाल दिया, 1/25 करके 4 आ गया आंसर।
तो अभी आपको इनिशियल डिपॉजिट पहले ही गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू इनिशियल मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, है ना। तो अभी आपको टोटल गिवन है, तो आपने बस इधर उधर कर लिया, सिंपल सी कैलकुलेशन की है। तीन चीजें होनी चाहिए जिसमें से दो आपको गिवन है। कौन कौन सी गिवन है, मल्टीप्लायर गिवन है और टोटल डिपॉजिट गिवन है। ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो जो हमने फर्स्ट वाला लगाया था ना, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप निकाल के इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, टोटल डिपॉजिट को मल्टीप्लायर के साथ डिवाइड कर दिया। 12,000 था मेरा टोटल डिपॉजिट, मल्टीप्लायर आया था 4। सेम वही फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करके इनिशियल डिपॉजिट को बाहर निकाल के डिवाइड करके 3,000 आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं, एमसीक्यू में भी आ जाता है। दो फॉर्मूले याद करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो आगे एलआरआर निकालनी है। इनिशियल डिपॉजिट गिवन है आपको 200 रुपीज और आपको गिवन है 1600 रुपीज। 1600 रुपीज करोड़ भी साथ में है, करोड़ वगैरह मैं नहीं बोल रही, समझ ही जाओगे। सो 1 सेकेंड, 1 मिनट। कैलकुलेट करना है एलआरआर। इनिशियल डिपॉजिट है 200 और टोटल डिपॉजिट सॉरी दिया हुआ है हमें 1600 का। तो हम इसमें पहले सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा, जो हमारा था, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मल्टीप्लायर। क्योंकि अगर मेरे पास मल्टीप्लायर आ जाएगा तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एलआरआर। तो एलआरआर तो बहुत इजीली आ जाएगी। तो पहले हमने दूसरा फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लायर निकाल लिया, 8 आ गया। टोटल को इनिशियल के साथ डिवाइड किया, एक ही फॉर्मूला है, उसमें बस वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड इधर उधर करके कर लेना। सिंपल मैथमेटिकल जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन के साथ 8 मेरा मनी मल्टीप्लायर आ गया। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन एलआरआर वाला, ठीक है। मल्टीप्लायर की वैल्यू है 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एलआरआर आ गया, ठीक है। 8 अपॉन एलआरआर, तो सिंपल हमने इसकी कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलआरआर हमारा आंसर आ जाएगा 12.5। तो देखो ये तीन जो न्यूमेरिकल्स थे मैंने अभी वर्बली ही आपको करके बता दिए हैं, मतलब क्या है। अगर फिर भी किसी को कोई कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही या कैसे कैलकुलेट किया, वैल्यू कैसे आई, मल्टीप्लाई कैसे हुआ, कैसे डिवाइड हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, डेफिनेटली उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट वीडियो में। तो आपकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी इससे। तो ये सारा सेंट्रल बैंक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हम नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर लेंगे। टिल देन अभी आप इतना रिवाइज कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।